वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल बिहार की पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम हत्या को लेकर है। बिहार के दरभंगा में एक गांव के अंदर 70 साल के बुजुर्ग जो घर में अकेले रहते थे, उनके घर में घुसकर नृशंस हत्या कर दी गई। पुलिस ने दावा किया है कि 8 घंटे के अंदर आरोपी पकड़े जाएंगे। 2 संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन सवाल अपराध के बाद अपराधी को पकड़ने का नहीं, सुशासन की सरकार में पूर्व मंत्री के पिता की निर्मम हत्या जैसी वारदात को लेकर है। जिस लालू राज को नीतीश कुमार जंगलराज बताकर सुशासन के दावे के साथ बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे, वहां आज सुशासन का नाम बदनाम हो रहा है। जाहिर है, जब किसी राज्य में मंत्री रह चुके शख्स के पिता के घर में घुसकर हत्या होगी तो विपक्ष कानून व्यवस्था का सवाल पूछेगा ही। जिस लालू राज को बीजेपी और जेडीयू जंगल राज साबित करते नहीं थकते, उन्हें आज जवाब देना पड़ेगा कि जिस राज्य में राजनेताओं का परिवार पूर्व मंत्री के पिता तक सुरक्षित नहीं रह पाए, उसे किस पैमाने पर सुशासन की सरकार कहा जा सकता है। और ये सवाल इसलिए नहीं कि अपराध पहली बार बिहार में सिर उठा रहा है, ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सत्ता में रहते हैं तो बीजेपी 2023 में इसी जुलाई के महीने में क्राइम रिकॉर्ड का डेटा लेकर बयानबाजी करती है कि जुलाई के 31 दिनों में पटना में 30 मर्डर हो गए। तो आज फिर वो सवाल कायम है कि बिहार में अपराध और अपराधियों पर लगाम आखिर क्यों नहीं। इन्हीं सवालों पर आज के दंगल में राजनीतिक चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। जिस बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने के नाम पर नीतीश कुमार 2.5 दशक पहले आए थे, जिस बिहार को अपराध मुक्त करके सुशासन बाबू कहलाने के लिए सियासी दावे किए थे, आज 24 साल बाद भी उस सुशासन की पोल तब खुलती नजर आती है जब बिहार में एक पूर्व मंत्री के बुजुर्ग पिता की निर्मम हत्या उनके घर में घुसकर कर दी जाती है। 70 साल के जीतन सहनी बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता थे, जिनकी उनके घर के अंदर धारदार तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई। ये वारदात दरभंगा के घनश्यामपुर थाना के जीरत गांव की है, जहां जीतन सहनी 8 साल पहले ही पत्नी के निधन के बाद से अपने घर में अकेले रहा करते थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। वारदात के बारे में बिहार पुलिस को सुबह करीब 7:15 बजे सूचना मिली। घटना स्थल पर पहुंचते ही पुलिस ने जीतन सहनी का शत विक्षत शव मौके से पाया और शुरुआती कार्रवाई के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा, उसमें जो है गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई। घटना के बाद फौरन मौके पर फोरेंसिक टीम से लेकर डॉग स्क्वाड तक को बुलाया गया। घटना स्थल के मुआयने से लेकर आसपास की पड़ताल में कई सुराग और सबूत नजर आए, जिसमें कमरे के अंदर 3 ग्लास, कुछ दस्तावेज, 2 बाइक और घटना स्थल से कुछ दूर जीतन सहनी का एक टूटा हुआ लाल बॉक्स भी फेंका हुआ मिला। शुरुआती जांच में पुलिस ने चोरी के शक में हत्या की आशंका जताई, लेकिन फिर एसआईटी का गठन कर जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचने का दावा किया। घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है और शीघ्र इस घटना का उद्भेदन करेंगे। ह्यूमन इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है और जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचने का दावा कर रही है। जिस राज्य में पूर्व मंत्री के पिता की घर में घुसकर हत्या कर दी जाए, वो भी उस सरकार में जिसने सुशासन का हॉलमार्क अपने नाम रजिस्टर करा रखा है, तो सियासत सुलगेगी ही। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के विरोध में आरजेडी प्रदर्शन पर उतर आई। विपक्ष के नेता राज्य के शासन से लेकर सुशासन तक पर सवाल उठाने लगे और जो पहले जंगल राज के नाम की राजनीतिक बयानबाजी करते थे, वो सभ्य समाज से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक पर हमले वाली अजीबोगरीब दलीलें गढ़ने लगे। सभ्य समाज में अपराध को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे भले कितने सक्षम हो जाएं। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप है,
उन पे हमला हो गया। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। मुकेश सहनी बड़े नेता हैं इस राज्य के, उनके परिवार में उनके पिता की अगर हत्या हो सकती है तो किसी की हो सकती है। घटनाएं होती हैं। अब अमेरिका में ट्रंप भाषण करते हुए ट्रंप पर गोली चला दी है। नीतीश बाबू का कोई इकबाल है नहीं और नीतीश बाबू के हाथ में सरकार निकल गई। सरकार कोई सेकेंड थर्ड फोर्थ में चला रहे हैं। उधर बिहार में सुशासन का दावा करने वाली जेडीयू हो या बीजेपी के नेता, सबका दावा यही है कि मुकेश सहनी के पिता के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर सजा दी जाएगी। लेकिन सवाल अपराधियों को पकड़ने का नहीं, बिहार में अपराध पर लगाम लगाने का है, जिसमें इस तरह की वारदात बड़े सवाल खड़ी करती है। क्या बिहार में अपराधियों के बीच पुलिस प्रशासन का डर बचा भी है या नहीं? रोहित कुमार के साथ सुजीत गुप्ता, पटना, आज तक। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और कई घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से जवाब सामने नहीं आया है कि आखिर हत्या का मकसद क्या था, वो कौन कौन से लोग थे। 2 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में जरूर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी ठोस नतीजे पर पुलिस बिहार की नहीं पहुंच पाई है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनिल कुमार सहनी जी, आप फॉर्मर एमपी हैं, लीडर आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञान स्वरूप सिंह जी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, वीआईपी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभ्यानंद जी हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी बिहार के, वो भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अपने संवाददाता आदित्य वैभव का हम रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी लेकर जुड़े हुए हैं। आदित्य, पुलिस की जांच अब तक कहां तक पहुंची है? एक दूध वाले और रसोइये को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ में क्या जानकारी निकली? जी बिल्कुल चित्रा, जहां तक बात की जाए मुकेश सहनी के पिता के हत्याकांड की, तो तफ्तीश बहुत तेजी से जारी है। और सबसे बड़ी बात यह कि न सिर्फ जिला प्रशासन बल्कि जो पुलिस मुख्यालय है वो भी काफी ज्यादा एक्शन में दिखाई पड़ रहा है। आपको सबसे बड़ी बात ये बताएं कि आज 1:30 बजे दिन में बिहार पुलिस मुख्यालय में एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर यह बताया कि अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और हिरासत में लिए जाने के पीछे की जो वजह बताई वो उन्होंने कहा कि सीसीटीवी के फुटेज और इसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी यूज किया गया है। आपको सबसे बड़ी बात ये बताएं कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आज सुबह आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम उसी मकान से जहां ये घटना हुई थी, जहां इसको अंजाम दिया गया था। और ये ठीक वही जगह है जहां चित्रा आज सुबह इस बात का खुलासा हुआ कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हो चुकी है। वो रिपोर्ट में हमने दिखा दिया। आदित्य, अब ये बताइए अंतिम संस्कार कब किया जाएगा? मुकेश सहनी कहां पर हैं और पुलिस अपनी जांच कहां तक लेकर आगे बढ़ी है? सबसे बड़ा, शुरुआती में तो कह दिया गया कि हो सकता है चोरी के इरादे से अंजाम दिया गया हो इस हत्याकांड को, हालांकि बाद में कुछ और थ्योरी भी निकलकर सामने आई। कुछ ठोस बता पाने की स्थिति में है क्या बिहार की पुलिस? जी बिल्कुल, जहां तक बात की जाए तफ्तीश की, तो तफ्तीश कई एंगल्स पे जारी है। जहां तक जिला पुलिस की बात की जाए तो 2 लोगों को अब तक हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा जो बिहार पुलिस मुख्यालय है उसने एफएसएल की टीम भेजी और एफएसएल की टीम के अलावा यहां पर डॉग स्क्वाड और इसके अलावा एसटीएफ के अफसरों की एक बड़ी टुकड़ी यहां पर भेजी है। सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जहां जिला पुलिस जो नॉर्मल एंगल्स हैं और बाकी चीजों की तफ्तीश है उस पर काम कर रही है, वही जो मुख्यालय से टीम भेजी गई है उसका काम सिर्फ और सिर्फ क्रैकडाउन बताया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि इस सब के बीच मुकेश सहनी मुंबई से पटना पहुंच चुके हैं और पटना से दरभंगा के लिए रवाना हो चुके हैं। और रही बात जीतन सहनी की जो डेड बॉडी है वो ऑटोप्सी के बाद अब उनके घर ले आई जा चुकी है। और यहाँ पर उसके साथ संतोष मांझी जो संतोष सहनी जो मुकेश सहनी के छोटे भाई हैं वो भी आ चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पर पार्थिव शरीर के दाह संस्कार की प्रक्रिया की तैयारी घर में की जा रही है। लेकिन दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी, दाह संस्कार किया जाएगा। मुकेश सहनी भी पहुंचने वाले हैं। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आदित्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव जुड़ चुके हैं, आप पूर्णिया के सांसद हैं। बहुत स्वागत है पप्पू जी आपका। सरकार की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि पाताल में भी होंगे अपराधी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा और विपक्ष इस पूरे मामले में राजनीति ना करे। चित्रा जी, राजनीति सही में नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखिए मैं कहाँ हूँ। माँ को देखिए, 3 भाई पर एक ही बच्चा था, लड़का था। आप इसके हालात को देखें। सिर्फ मुकेश सहनी जी की बात ना करें,
मुकेश सहनी जी के पिता चले गए। मैंने सुबह सबसे पहले 7 बजे मैंने उनसे बातचीत की। मुकेश सहनी जी एक बड़े नेता हैं, जननेता हैं। उसके लिए होम मिनिस्टर से लेकर के सीएम सभी लोगों ने बातचीत की। यह संवेदना तो दिखी हाई प्रोफाइल केस में। आप भी पैनल बैठाए, 2 बच्चे की उसके आंख फोड़ दिए गए, नंगा करके उसका यौन शोषण हुआ, बंधा हुआ लाश मिला, लोगों ने रोड जाम की। एक ही बेटा था 3 भाई पर, दोनों बच्चों की हत्या। एक बड़े पूर्व मंत्री और वर्तमान जन नेता राजनेता के साले का अपार्टमेंट वहां बन रहा है। जब जाम किया गया तो पूरा पोस्टमार्टम, पूरे शरीर उसके गोंदे हुए थे, हाथ पैर बांधे हुए थे, और किसी भी कीमत पर उसको जब पानी से निकाला गया तो वो हालात उसके अच्छे नहीं थे। सब कुछ हुआ, बाद में पुलिस उसकी लिपापोती करने की कोशिश शुरुआत हो। दूसरी बात, मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर 200 बच्चियों का शारीरिक शोषण हुआ। उस मुद्दे को सरकार ने गंभीरता से नहीं ली, ना किसी ने लिया, ना विपक्ष ने लिया। लगातार पटना और दानापुर में हत्या पर हत्या हो रही है। मुकेश सहनी जी की पिता की हत्या हुई और उसके लिए एसएफएल, उसके लिए एसआईटी जांच और पूरे देश की संवेदना मुकेश जी के प्रति है। हमने एडीजे गंगवार से हम मुलाकात किए, हम चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात किए, हमने सीएम से समय मांगा। अभी देखिए, इस बात को समझिए, कोई राजनीति नहीं है इसमें। पूरे बिहार के हर जिले में 4थे बार जब मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू सीएम बने तो मुझको लगता है कि नीतीश कुमार जी जिस इकबाल और शासन के लिए जाने जाते रहे हैं, वह दूसरे बार के बाद तीसरे से चौथे के बीच में हालात को समझने का प्रयास करिए। आप भी जानते हैं चित्रा जी किसी चीज से छुपी नहीं। सरकार, ठीक है पप्पू यादव जी, एक सवाल है यहाँ पर। नितिन नवीन जो बीजेपी के हैं या नीरज कुमार जो जेडीयू के हैं, उन लोगों की ओर से बयान सामने आ रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को पता है कि अपराधी कहाँ है तो उसके बारे में जानकारी दे दें। वो लोग ये बता रहे हैं कि पहले तो अपराध करके अपराधी घर में छिप जाया करते थे, तो अगर उनको कोई जानकारी है तो उसके बारे में वो बता दें। देखिए चित्रा आप भी नेता और अपराधी का गठजोड़ यहाँ पर बता रहे हैं, कौन है इसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर? मैं चित्रा जी, मैं ना तो तेजस्वी को जानता हूँ, ना मैं गडकरी नीरज जी को जानता हूँ। मैं जानता हूँ बिहार के 14 करोड़ लोगों। ना मुझे किसी से लेना देना, ना मुझे राजनीति आती। पूरे जिले में आप चित्रा जी इसको ऐसे समझिए, आप उठा करके देखिएगा जो भी प्रतिनिधि हैं उसके पूरे परिवार के नाम से रजिस्ट्रेशन, टेंडर माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, ड्रग्स, शराब, सबका नेक्सस पदाधिकारी थाना और माफिया के बीच पूरे जिला में। आप किसी से पूछिएगा, आप कहिएगा मैं प्रूफ दूंगा आपको। सदन में तैस के बाद पप्पू यादव इस सारे चीजों को प्रूफ रखेगा कि किस किस नेता का शराब में, ड्रग्स में, जमीन के माफियागिरी में, और कौन कौन लोग आरडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी और किस किस का रजिस्ट्रेशन कौन कौन लोग जिला में लूट रहे हैं। और ये मिली भगत, हम ना विपक्ष की बात करेंगे। जब नेता पदाधिकारी थाना और माफिया का नेक्सस होगा तो आप हमको बताइए कि बिहार को अपराधी से, माफिया से दानापुर में 3 दिन पहले मर्डर हुआ, 3 ठो, पटना में माफिया मर्डर हुआ। ये दोनों बच्चे की मां रो रही है, आप खुद देखिएगा, पागल है, एक भी बच्चा नहीं बचा। चित्रा जी, ये नीचे की स्थिति आप देख लीजिए, ये देश को दिखा दीजिए चित्रा जी, बच्चा नहीं बचा, कोई न्याय नहीं मिलती है। और राजनीति करेंगे। मुझे नीरज बाबू से पैर पकड़ता हूं और जी से सब जो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, मैं इन लोगों से कहूंगा अपना अपना जिला संभाल लीजिए। नीरज बाबू, नितिन जी, इन नेताओं का जो नेक्सस है माफियाओं के साथ, इन लोगों से बचा लीजिए बिहार को। अजय आलोक और वो एक बार जो खत्म हो गया है। अजय आलोक बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। अमेरिका में ट्रंप पर देखिए किस तरह से हमला हुआ, उन्होंने कहा है कि इसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है।
और किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन सभ्य समाज का उदाहरण देते हुए जो बातें उन्होंने कही हैं। हाँ देखिए, एक बात समझिए, उस आदमी के बारे में मैं कभी बात नहीं करूंगा जिस आदमी को समाज के गरीब और अंतिम गांव में मोहल्ले में जाने का कभी सौभाग्य प्राप्त एसी से नहीं मिला। वो लोग, ये लोग कृपा और अनुकंपा पर कभी इस घर कभी उस घर, कभी नफरत कभी जात, मुझे कोई लेना देना ऐसे लोगों से नहीं है। वो क्या बोलते हैं, मैं इस बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं उस दोस्त बच्ची की बात कर रहा हूँ, मैं पटना दानापुर के हर मर्डर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने जो आरोप लगाए हैं अजय आलोक जी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं जवाब ले लेती हूँ उनसे। मुझे जवाब नहीं चाहिए, ऐसे लोगों का ना मुझे जवाब सुनना है। हाँ। ना मुझे जवाब चाहिए, ना मुझे कोई जवाब देना है, लेकिन हमें तो जवाब लेना पड़ेगा ना पप्पू यादव जी। आप लेते रहिए। चित्रा जी लीजिए। नीतीश बाबू सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार कौन चला रहा है मुझे नहीं पता। आप नीतीश बाबू को बोलिए सरकार चलाए, ठीक है। नीतीश जी सरकार चलाएंगे तो कुछ इकबाल बचेगा। हाँ। इन लोगों को बोलिए कि शहर में जो थाना और माफिया अपराधी जमीन का नेक्सेस है, हाँ। और इन लोगों के जो MP MLA ठेका और शराब बेचवा रहे हैं, उनसे कहिए उस नेक्सेस को तोड़े। चलिए, राजीव रंजन जी भी जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी से मैं जवाब ले लेती हूँ। बहुत सारे और मेहमान हैं, बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। अजय आलोक जी, उनका सवाल आपने सुन लिया है, सीधा जवाब आपसे। आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव जवाब देने लायक हैं? उनसे इतनी देर बात करके आप समय व्यर्थ कर रही हो कि बिहार की जनता पप्पू यादव को बहुत अच्छी तरह जानती है पप्पू यादव क्या चीज है, ठीक है ना। इसलिए उनका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, उनको कभी जवाब नहीं मिलेगा। उनके जीवन में तमाम तरह के सवाल ही उठते रहेंगे, उस सवाल के साथ ही रहेंगे वो, और उनको जवाब देने की मुझे भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चित्रा जी, आज जब मैंने बयान दिया तो उस वक्त आज तक नहीं है कहा कि अजय आलोक का अजीबो गरीब बयान कि सभ्य समाज में अपराध को नहीं रोका जा सकता है, मैंने क्या गलत कहा? यह मेरा अजीबो गरीब बयान है। एक मुख्यमंत्री जब यहां इस प्रदेश का कहता है कि रेप पे फांसी की सजा हो गई है इसलिए रेप के बाद मर्डर हो जाती है, वो अजीबो गरीब बयान नहीं होता है। एक मुख्यमंत्री प्रदेश का जब कहता है अगर सभ्य समाज में नहीं रोका जा सकता है अजय आलोक जी, नहीं, आप अपने बयान पे रहिए ना, इतने पुराने बयान पर नहीं जाएंगे अजय आलोक जी। पार्टी के कार्यकर्ता सरकार इसीलिए होती है, को तलवारों से गोद देते हैं, सरकार इसीलिए होती है, उसका इकबाल होता है। नहीं अजय आलोक जी, आप कैसी बातें बोल रहे हैं? सभ्य समाज ही रोकेगा इस तरह के अपराध को? नहीं होता है। मैं 1 मिनट में खत्म कर लूं चित्रा, जो भी बेतुके बयान देता है उसको लेकर हम लोग डिबेट करते हैं अजय आलोक जी, लेकिन आज आपने बयान दिया है ना, वो भी तब जब एक व्यक्ति की जान चली गई, मर्डर हो गया है उसका। गरीब बयान है। ये कौन सी अजीबोगरीब पत्रकारिता है? मुझे ये बताइए ना, ये कौन सी अजीबोगरीब पत्रकारिता है? मैंने गलत क्या बोला? किस सिविलाइज सोसाइटी में सरकार का क्या काम है? फिर सरकार का क्या काम है ये बताने के लिए कि सभ्य समाज में अपराध को नहीं रोका जा सकता है? ये काम है कि तलवार, जब आप ये कहते हो क्राइम अजीबोगरीब है, आप रोक नहीं सकते, मैंने तो इतने सारे उदाहरण आपको गिना दिए, लेकिन मेरा बयान अजीबोगरीब है। मैं यथार्थ की बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अंकुश लगाएंगे। मैंने दावा किया 72 घंटों के अंदर अपराधी पकड़े जाएंगे, उनका उद्बोधन होगा, और DIG दरभंगा ने कहा कि आज रात 8 घंटे के अंदर हम लोग पकड़ लेंगे। बार बार अजय आलोक जी, जब आप जंगल राज की बात करते हैं RJD के संदर्भ में, तो पलटकर पूछा जाएगा ना कि घर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, और फिर एक बड़ा नेता ये कहता है कि ये बड़ा सभ्य समाज में नहीं रोका जा सकता है इस तरह की हत्या को। इसको अजीबोगरीब आप नहीं मानते अजय आलोक जी? मैं तो हैरान हूं कि आपको पछतावा भी नहीं है अपने बयान को लेकर। मैंने कहा इसमें एक मिनट चित्रा जी, पछतावा किस बात का होगा? मैं सच्चाई बता रहा हूं, पछतावा किस बात का हो? पछतावा आज तक होना चाहिए। इस बयान को उन्होंने अजीबोगरीब कहा। मैंने कहा कि सभ्य समाज में क्राइम को खत्म नहीं किया जा सकता है, कंट्रोल किया जाता है, अंकुश लगाया जाता है, और एक जिम्मेदार सरकार का वही काम होता है। जंगल राज तब कहते हैं जब आप क्राइम को अंकुश न लगाएं और क्रिमिनल को प्रश्रय दें, अपने घर में रखें। हिसाब से परिभाषित कर लिया जाता है ना अजय आलोक जी, मैं हैरान हो रही हूं कि कैसा कुतर गढ़ है इस समय। तब कहा जाता है सरकार क्राइम को नहीं चित्रा जी, सरकार यहाँ पे क्रिमिनल को प्रश्रय देने के लिए नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, मुकेश सहनी जी के पिताजी अकेले रहते थे। ये सिर्फ मुकेश सहनी जी के पिताजी का बात नहीं है, मर्डर जघन्य अपराध है। आप ये सोचिए कि बिहार में या पूरे देश में कितने एल्डरली कपल अकेले रहते हैं। अगर टारगेटेड क्राइम उन पे होने लगे तो क्या होगा? ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे देश के सरकारों के लिए,
कि एल्डरली कपल पे जो क्राइम होते हैं उनको कैसे रोका जाए। इसलिए मैंने अरे कहा तो ये आपके जघन्य बिहार अपराध में है, ऐसी घटना किसी भी हो हालत रही में है, नहीं ठीक बख्शे है, जाएंगे। वहीं से इस तरह का उदाहरण सामने आ रहा है। पूरे देश की अभी चिंता नहीं करते हैं, अभी थोड़ा बिहार की ही चिंता करते हैं। देखिए पप्पू यादव भी जहां पर मौजूद थे वहां पर बच्चों की हत्या का मामला सामने आया है। ठीक है, ठीक है। अभयानंद जी, अजय आलोक जी कह रहे हैं सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, उसको रोका नहीं जा सकता है। सच्चाई है उनके बयान में? हमने जो पुलिसिंग सीखी थी उसमें हमें सिखाया गया था the best way to prevent a crime is to detect the earlier crime। ये हमने सीखा था। इससे कनेक्ट कि आवाज जा रही है क्या? आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, तो प्रिवेंशन का बेस्ट मेथड होता है डिटेक्शन ऑफ द अर्लियर क्राइम। अभी हम लोग इस रट में फंस गए हैं, अरेस्ट करो, फॉरवर्ड करो, बेल को फॉलो अप करो, थोड़ी देर तक ट्रायल तो होता ही नहीं है, और अगर ट्रायल नहीं होगा तो सजा नहीं होगी, सजा नहीं होगी तो प्रिवेंशन तो बहुत दूर की बात हो जाती है। जिस समय हम लोगों ने ट्राई किया था पहले फेज में, और वो उसमें मेरा अपना थियरी यही था वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री के साथ, कि हम लोगों को डिटेक्ट करना होगा केसेस को और प्रोसिक्यूट करना होगा, जो आजकल पॉपुलरली नोन एज स्पीडी ट्रायल। जब भी घटना हो रही है तो स्पीडी ट्रायल की बात हो जाती है। स्पीडी ट्रायल करके देखा गया एंड इट वर्क। 7 डेज 10 डेज में क्राइम के 7 डेज 10 डेज में सजाएं हुई। रेप केसेस में सजा हुई, मर्डर्स में तो नहीं हुआ बट रेप केसेस में हुआ। तो एक जनरल एनवायरनमेंट बनता है कि दिस पुलिस कैन डिटेक्ट एंड प्रोसिक्यूट कन्विक्ट केसेस। हमने उसको लॉजिकल एंड तक लाने की कोशिश की। ठीक है, ये उसके अपील्स को भी फॉलो अप किया, क्योंकि अपील में भी आगे परेशानी हो जाती है। तो दिस इज माय अप्रोच टू क्राइम। होगा लेकिन डिटेक्ट हो और प्रोसिक्यूट हो। लेकिन अभी तो सवाल यह है ना, लगातार हत्याओं का मामला बढ़ रहा है, नेताओं के इस तरह के बयान आ रहे हैं, हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। चाहे वो पप्पू यादव जहां से हमें जानकारी दे रहे थे, चाहे वो मुकेश सहनी के पिता का मामला ले। इसको रोक पाने में तो राज्य सरकार नाकाम रही है ना, और उसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है लोग। हैरानी इस बात की होती है, जब आप पुरानी सरकारों पर इल्जाम लगाएंगे कि उस समय जंगल राज था, तो मौजूदा वक्त में अगर हर रोज वहां पर क्राइम के इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं तो इस राज को क्या कहा जाएगा। डॉक्टर अनिल कुमार सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाऊंगे, आरजेडी के नेता। लेकिन उसके पहले बड़ी खबर आई है, दरभंगा हत्याकांड पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है उनकी ओर से। प्रियंका गांधी ने कहा है मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले में बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से इस जंगल राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जीतन सहनी जी की हत्या बेहद निंदनीय है। प्रियंका गांधी की ओर से यह बयान सामने आया है। डॉक्टर अनिल कुमार सैनी जी, लेकिन सीधे आपके पास आते हुए, अब देखिए, चाहे अजय आलोक बैठे हुए हो या फिर सत्ता पक्ष का कोई नेता सुबह से उनके बयान सुन ले, उनका यह कहना है कि हत्या हो जाने पर तत्काल जो एक्शन पुलिस की ओर से दिखाया जाता है, ऐसा पुरानी सरकारों में नहीं होता था। उस समय अपराधियों को अपने घर में छिपा लिया जाता था। तो ये जो बयान है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, और जो अजय आलोक जी की ओर से आरोप लगाए गए हैं उस पर भी। देखिए, अजय आलोक जी जो बोले हैं, तो मैं तो आपको कह देना चाहता हूं कि चित्रा जी, आज बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ अपराध का राज चल रहा है। कोई दरभंगा में मुकेश सहनी जी के पिताजी का हत्या की बात नहीं है। आज आप देख लीजिए किस प्रकार से शेखपुरा में 8 वर्षीय बच्ची का हत्या किया गया, कैमूर में एक युवक को हत्या किया गया, हाजीपुर में सिविल कोर्ट में कर्मचारी को गोली मार दिया गया, मधेपुरा में पीट कर मार दिया गया, मुजफ्फरपुर में मार दिया गया, फिर आपको बेतिया में इंजीनियर को मार दिया गया, पत्रकार तक को मारा जा रहा है। तो इकबाल कहाँ है, कहाँ कार्रवाई हो रही है? ये कह रहे हैं भाई आलोक जी कहाँ कई वो को अभी तक आप पकड़े हैं? कितनों को पकड़ कर जेल भेजे हैं, कितनों को पकड़ के फांसी दिए हैं? तो इनका तो सरकार नीतीश जी का चल नहीं रहा है। ये तो जो इनका जो प्रायोजिक जो लोग सरकार चला रहे हैं, जो लोग अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, वो सरकारी अपराध है। सरकार के द्वारा जो
संचालित अपराधी है, वो लोग ये काम कर रहा है और इस प्रकार के हत्या कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि जब एक पूर्व मंत्री के पिता के हत्या हो सकता है तो आम जनता के क्या होगा? आम जनता किसके भरोसे रहेगा? नेताओं की ओर से बयान आया है, सैनी साहब वो बोल रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को कुछ पता हो अपराधियों के बारे में जानकारी दे दें, इस तरह की टिप्पणी की जा रही है। तो जनता गुंडा को संभाल देगा, जनता गुंडा को संभाल देगा। और मैं कहना चाहता हूं आपको और चित्रा जी कि सरकार बोल दे कि हमसे नहीं समझ। आपका ऑडियो म्यूट हो। हाँ बोले। जनार्दन उसको सुधार देगा या बिहार के जनता में यह क्षमता है, यह जानना चाहती है कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आज जो है सो बुजुर्ग को मारा गया, घर में घुसकर किस हालात में मारा गया, किस प्रकार से जनन हत्या की गई। आज जो है सो पूरा बिहार मर्माहत है, पूरा समाज मर्माहत है। आज जो है सो पूरे लोगों को आज उसमें देखा जा रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और किसी अपराधी को। ठीक है, राजीव रंजन जी हमारे साथ जेडीयू से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। राजीव रंजन जी, अब सुशासन की सरकार में अगर इस तरह से हत्याएं होंगी तो पलट कर पूछा जाएगा, फिर अब ये दावा करना छोड़ दीजिए ना आप लोग सुशासन बाबू का। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हमारे दावे और आज की घटना को लेकर इतने सरकास्टिक रिमार्क्स की कोई जरूरत होगी। चित्रा जी देखिए, अजय आलू जी ने क्या कहा और मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ज्यादा अहम ये है कि इसमें आरजेडी के नेता कल तक तो जेडीयू के ही नेता थे और कसीदे काफी उन्होंने काढ़े हैं नीतीश कुमार जी की सुशासन को लेकर के। दल बदलने के साथ कैसे राय बदलती है, इसके एक उदाहरण ये भी हैं। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहूँगा, इन्होंने कई झूठे आरोप लगाए कि यहाँ घटनाएं होती हैं, लोगों की गिरफ्तारियां नहीं होती। कई ऐसे शोज हुए हैं जिसको आपने किया और हम लोग आए, और उन घटनाओं की के घटने के 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ज्यादातर मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं, मामलों का उद्भेदन हुआ है, पुलिस ने बाद में चार्जशीट फाइल की है। जहां तक कन्विक्शन का सवाल है, कई ऐसे सवाल हैं जो आज भी न्यायपालिका में लंबी प्रक्रिया है, वो एक अलग मसला है। लेकिन जो पुलिस की जवाबदेही है कि तुरंत, अभी देखिए इस घटना को लेकर चूंकि लगातार रिपोर्ट आपको लोग कर रहे हैं, अभी भी लोगों ने बताया कि एसटीएफ की जो एसआईटी बनाई गई है और उसके बाद एसटीएफ की टीम आई है, फॉरेंसिक की टीम अपना काम कर रही है, डॉग स्क्वाड अपना काम कर रहा है। डीआईजी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हम अभी कुछ घंटों का मसला है, वो अपराधियों के करीब पहुंच गए हैं। जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे भी इस मामले के उद्भेदन में काफी मदद मिलेगी। हत्याएं रुक क्यों नहीं रही है राजीव रंजन साहब? सीधा सा सवाल है, बहुत जल्द लगातार हर रोज अगर वहां के लोकल अखबार उठाकर देख लीजिए, हत्या की खबर आपको लगातार मिलती रहेगी। हाँ नहीं, लाइन पूरा कर दीजिए। अब पुलिस आएगी, एसआईटी जांच करेगी, न्यायालयों में अपराध के मामले लंबित हैं, न्यायालय की ओर से वो सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन शासन का, सुशासन का एक इकबाल होता है। पप्पू यादव जो बोल कर गए हैं वो कह रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा है मौजूदा वक्त में। देखिए, जब भी ऐसी घटना घटेगी, राजनीतिक दलों की जो परंपरा है, मैं तो परंपरा ही कहूंगा, वो सुरताल मौके के हिसाब से बदलते हैं। लेकिन ये उस परिवार के लिए विपदा की घड़ी है जिसने अपने परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को खोया है। हमारी पूरी सहानुभूति सैनी जी के परिवार के साथ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सैनी जी से बात भी की है। पुलिस अपना लगातार काम कर रही है और हमारी जो पहली कोशिश है, हत्यारे गिरफ्तार हो, मामले को पूरी तरह से बेनकाब किया जा सके और जो भी लोग इसके लिए जवाबदेह उनके गले तक पुलिस का फंदा पहुंचे, ये सबसे पहली जरूरत है। अब जहां तक आंकड़ों को मैं देख रहा था, 19, 20, 21 आज से 5 साल पहले से लेकर 1921 तक के आपने आंकड़े दिए, ताजा आंकड़े तो आए नहीं। आंकड़ों को लेकर के हम लोगों ने पहले भी कहा है कि बिहार आबादी के हिसाब से देश का दूसरा बड़ा राज्य है, तो प्रति लाख जो आबादी है उस पर आंकड़े निर्धारित करना चाहिए। और आंकड़े जब निर्धारित करेंगे, आप मणिपुर से बिहार की तुलना कैसे करेंगे, आप मिजोरम से बिहार की तुलना कैसे करेंगे, आप केरल से बिहार की तुलना कैसे करेंगे? इसीलिए एक यूनिफॉर्म
सर तुलना की तो जरूरत ही नहीं है ना। राजीव रंजन जी, आप इतने सीरियस हैं, आपके राज्य में एक हत्या का मामला सामने आया है, शव शत विशत हालत में मिला है, हत्या कब की गई, कैसे की गई, मोटो क्या था, ये कुछ पता ही नहीं है, और आप कह रहे हैं दूसरे राज्यों से वास्तव में तुलना नहीं हो सकती है। फिलहाल दरभंगा पहुंचने के बाद मुकेश सहनी वीआईपी के मुखिया का बयान सामने आया है, पिता की बेरहमी से हत्या की गई है। उन्होंने कहा हत्या दुर्भाग्यपूर्ण और असहनीय है, निषाद समाज के लिए काला दिवस है। मुकेश सहनी ये बोल रहे हैं, मेरे पिताजी को बेहद क्रूरता से मारा गया है। ये उनका पहला बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि लगातार इनका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि पहुंचने के बाद ही मुकेश सहनी के वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पिता का फिलहाल वो पहुंच चुके हैं और अब जो खबर सामने आ रही है उनकी ओर से ट्वीट करके जो जानकारी दी गई है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरभंगा पहुंचने के बाद मुकेश सहनी का ये बड़ा बयान सामने आया है, मेरे पिताजी की बेरहमी से अपराधियों ने हत्या कर दी है। पिताजी को इतनी क्रूरता से मारा गया कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनका खून हमारे घर की दीवारों पर लगा हुआ है। ये घटना हमारे पूरे परिवार के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, असहनीय है। हमारी आत्मा से रही है। निषाद समाज के लिए ये दिन काला दिवस के रूप में जाना जाएगा, लेकिन ये हमें डरा नहीं सकता। हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस घटना की जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करें। आज शाम 7 बजे दरभंगा जिले के सुपौल बिरौल बाजार में दाह संस्कार कार्यक्रम होगा और फिर वो बाकी लोगों को वहां पर उपस्थित रहने के लिए बोल रहे हैं। निषाद समाज के लिए ये काला दिवस है बोल रहे हैं मुकेश सहनी जी। इस पर भी टिप्पणी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ ज्ञान स्वरूप जी आपके पास, थोड़ी देर हो गई है। राजीव रंजन जी पहले आप बोल लीजिए। मैं तो ये कहूंगा ये केवल निषाद समाज का सवाल नहीं है, हम सब मर्माहत हैं। निसंदेह ये एक ऐसी घटना है जिससे हम सबों को ये समझना होगा कि अपने जो माता पिता हैं। ऑडियो ब्रेक हो गया है, किसी वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है। ज्ञान स्वरूप सिंह जी सीधे आपके पास आते हुए, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से एक रसोइया है, दूसरा दूध वाला है। पूरे मामले में वीआईपी पार्टी क्या चाहती है? सिंह साहब। चित्रा जी, ये मामला जो लोग कह रहे हैं ये किसी जाति का नहीं, ये बिहार के लिए आज का दिन काला दिन माना जाएगा। कि किसी भी जाति, जो लोग अभी पॉलिटिकल लोग अपनी अपनी बयान दे रहे हैं, पॉलिटिकल अखाड़े बना रहे हैं, उनसे निवेदन, नम्र निवेदन कि अपने आप को उस परिवार का व्यक्ति मान के देखें जिस परिवार में यह घटना होती है। वीआईपी का मुखिया मुकेश सहनी जी के पिताजी का जो निर्मम हत्या हुआ है, अनगिनत लोग जो घर में अकेले रहते। बिल्कुल। आज यदि ये सरकार में वो महफूज नहीं है तो जो चिकर चिकर के रोज कहते थे जंगल राज, काला राज, उनका क्या हो? आदरणीय नीतीश कुमार जी से हम जानना चाहते हैं कि आज बिहार की स्थिति है जहां बच्चियों का बलात्कार के बारे में कहा गया है, जहां जिला का जिला तमाम जगहों के बारे में उंगली पर गिनाया गया है, हत्याओं के बारे में लोग गिना रहे हैं। आखिर इसका निदान क्या है? हम चाहेंगे कि जो सरकार चला रही है, सरकार कोई चला नहीं रहा है, सरकार अपने आप लगता है कि चल रहा है, किसके सहारे चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये बात समझ में नहीं आती। जो लोग ये मानते थे कि बिल्कुल न्याय संगत बातें होगी, उनके सामने जब आप लोग ये कहते हैं ना कि सरकार कोई चला रहा है, कौन चला रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी से आप लोग सवाल नहीं पूछना चाहते हैं। मुख्यमंत्री का इकबाल है प्रदेश में, नहीं है? उनसे कुछ सवाल हैं आप लोगों के, या फिर सवाल नहीं है, या फिर ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है? क्योंकि जिसके भी बयान सामने आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि नीतीश, चाहे वो पप्पू यादव का बयान सुन ले, आपका भी बयान सुन ले, आप कह रहे हैं सरकार कौन चला रहा है, बताइए ना सरकार कौन चला रहा है, उसी से सवाल पूछा जाएगा जो सरकार चला रहे हैं। सरकार तो कुछ चला ही नहीं रहा है। सरकार तो लगता है निपंगु हो गई, अंधी सरकार हो गई है, जिसके राज्य में रोज बरोज इस तरह की हत्याएं घटनाएं हो रही है और वो टुक टुक देखता रहा है। तो क्या ये लगता है आपको कि ये सरकार चल रही है? जहां पैर भी आपका, सर भी आपका, भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार तक जो एक साथ है, उन लोगों का क्या हो रहा है? ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। अजय आलोक जी सीधे आपके पास आते हुए, देखिए ज्यादातर निशाने पर भारतीय जनता पार्टी ही है, क्योंकि जंगल राज क्या है कहकर लगातार आरजेडी को आप लोगों ने निशाने पर लिया। अब उधर से भी, चाहे इसके पहले पप्पू यादव भी जुड़े हुए थे, उनकी ओर से भी जो ट्वीट किया गया वो इसे बीजेपी का रावण राज बता रहे हैं और उनको नीतीश कुमार से पूरी उम्मीदें हैं। यहां पर वीआईपी पार्टी की ओर से भी जो बातें कही जा रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ही ज्यादा निशाने पर है इस स्थिति के लिए, इस तरह का एक परसेप्शन बन रहा है। अजय आलोक जी।
देखिए, परसेप्शन आपके बनाने से नहीं बनता है। सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी इस सरकार में बिल्कुल मजबूती के साथ शामिल है। ये हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है और नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। वो कोई अपंग नहीं हुए हैं, न ही कोई अपंगु हुए हैं। जहां तक रही जाति की बात, रामस्वरूप जी ने भी कहा कि इसको जाति का रूप नहीं दिया जाए। मैं बिल्कुल, ज्ञान स्वरूप जी ने, सॉरी, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूं, जाति का रूप नहीं देना चाहिए। लेकिन आप ही के नेता ने जो ट्वीट किया है वो निषाद समाज को ही लेकर ट्वीट किया। राजीव रंजन जी ने कहा हम सब मरमाहत हैं, मैं मरमाहत हूं। मैंने बात तो की पूरी एल्डरली की, जितने वयोवृद्ध लोग हैं जो अकेले रहते हैं, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, उनकी सुरक्षा का मसला है। हम तो उस एंगल से देख रहे हैं कि ये ऐसी घटनाएं हुई क्यों, अकेले वो क्यों रह रहे थे, सिक्योरिटी कोई क्यों नहीं थी, एक नौकर एक रसोइया को गिरफ्तार किया गया, बाकी लोग परिवार के कहां थे। ये तमाम बातें हैं, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, सब सामने आएगा। मैं तो कह रहा हूं दूध का दूध पानी का पानी होगा ना, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यहां पे सरकार का कमिटमेंट क्या होता है? जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम। ये नहीं कि क्राइम को प्रश्रय देना, क्राइम को बचावा करना, क्रिमिनल को अपने घर में रखना, चोरी की गाड़ी मुख्यमंत्री के यहां से निकलना, ये सरकार का काम नहीं होता है। और मैं इसलिए कहता हूं सरकार का काम है अंकुश लगाना। सरकार कभी भी सभ्य समाज में क्राइम रोक नहीं सकती है, लेकिन क्राइम पे अंकुश लगा सकती है, और वो नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में लगा के दिखाया है। तभी सुशासन बाबू नाम पड़ा है और तभी बिहार में लोगों की छवि बदली है। तो इसीलिए एक घटना, ये बहुत जघन्य घटना है, निंदा भी नहीं करने लायक है। ये घृणित घटना है ये, कि एक निर्दोष बुजुर्ग को धारदार हथियारों से मारना। आप सोचिए कि कितना निर्ममता का काम है। और ऐसे जानवर अपराधियों को किसी हालत में समाज में खुले घूमने की छूट नहीं दी जा सकती है। लेकिन इस मामले को राजनीतिकरण करना, सरकार अपंगु, नीतीश अपंगु, सरकार बीजेपी चला रही है, क्या मतलब है भाई? बीजेपी सरकार में है ही, बिहार का क्राइम का ग्राफ भी हम दिखा रहे हैं। उसमें बीच में आरजेडी के साथ भी जब नीतीश कुमार गए थे उस समय का भी आंकड़ा है। सीधे आपके पास आते हुए अनिल कुमार सहनी जी, देखिए इस पूरे मामले में वीआईपी पार्टी की ओर से भी कहा जा रहा है कि राजनीति नहीं की जाए। आरजेडी के कार्यकर्ता अपना झंडा लेकर उतर गए हैं, वीआईपी का तो कोई सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करता हुआ झंडे के साथ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस पूरे मामले में राजनीति करने का मौका भी मिल गया है क्या आरजेडी को? सैनी साहब, वो तस्वीरें भी दिखाइए जो झंडा लेकर प्रदर्शन हो रहा है। चित्रा जी, इसमें कोई राजनीति, कोई पार्टी, चाहे हमारी पार्टी का भी कोई राजनीति नहीं हो रहा है। यह उनके प्रति सम्मान है। जो हमारे मुकेश सहनी जी के पिता जीतन सहनी जी, उनके सम्मान के लिए हमारे कार्यकर्ता कुछ रोड पर उतरे हैं। तो यह कोई राजनीति नहीं है। उनको सम्मान में, और उनको जो अभी जो बोल रहे हैं ये लोग कि उस पर अंकुश लगावेंगे, तो कहाँ अंकुश लगा रहे हैं? दरभंगा के चौहद्दी में चारों तरफ हत्या हो रही है, कहाँ कहाँ अंकुश लगाए हैं? कहाँ अब इसके बाद कोई हत्या नहीं होगा, क्या इस पर अंकुश लगाने जा रहे हैं? तो यहाँ तो इकबाल है नहीं, यहाँ तो सरकार के इकबाल नहीं है। यहाँ सरकार के आड़ में दूसरे लोग सरकार चला रहे हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग सरकार चला रहे हैं। तो सरकार में तो होगा ही, अंकुश कहाँ होगा? अगर कोई विरोध प्रदर्शन के लिए जनता झंडा लेकर सामने अगर कोई आ जाता है तो राजनीति है? यह कहीं से भी राजनीति नहीं है। यह जो है सो आम जनता भी अब चिंतित हो गया है, जनता जनार्दन भी आज चिंतित हो गया है कि आगे कोई कब उसके साथ क्या कौन घटना घट जाएगा, ये लेकर लोग चिंतित है। इसी चिंता को दर्शाने के लिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो है वो जमीनी पार्टी है, और गरीब गुरबा के जब शासन और प्रशासन नहीं सुनता है तो रोड पर आकर उसका विरोध करने के काम किया जाता है। हाजीपुर के कुछ कार्यकर्ता जो सड़क पर आकर उतरे हैं, तो आज हाजीपुर में भी तो गोलीबारी हुआ है। कहाँ नहीं गोलीबारी हो रहा है? कहाँ नहीं मौत के घाट होता? अंकुश कहाँ बात करते हैं अंकुश का? ये सरकार अंकुश कहाँ लगा रही है? अंकुश लगाने का क्या पैमाना है? बोलिए राजीव रंजन जी, दर्शाना चाहिए। उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। और तेजस्वी यादव भी ट्वीट कर रहे हैं कि हम तो रोज क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, लेकिन अहंकारी सरकार के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देखिए, वीर तेजस्वी यादव बराबर सरकार को, ठीक है, और पूरे देश बिहार की जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ। राजीव रंजन जी आपसे ये जवाब, ठीक है। सैनी साहब अब उनको बोलने दे, आपने सवाल उठा लिए हैं, उनको बोलने, ठीक है। अब चुप हो जाइए, अनिल सैनी जी अब चुप हो जाइए। राजीव जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्हें बुलेटिन जारी करने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन बिहार की जनता 90 से 2005 भूली नहीं। नरसंहार, अपहरण के लिए, फिरौती के लिए अपहरण, और जिस तरह से सत्ता के सिर्फ बैठे लोगों की अपनी अपनी बारी में, प्लीज सर, कम से कम इतने संवेदनशील विषय पर हत्या हो गई है। अनिल कुमार सैनी जी प्लीज अपनी अपनी बारी में उनको बोल लेने दें। आप अपनी बारी में जब बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। सैनी साहब, ये तरीका ठीक नहीं।
90 से 2000, 90 से 3000। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, सैनी साहब प्लीज बताइए क्या मर्डर हो रहा है, क्या आप रोक दिए? वो जो पुरानका गीत देखिए सबसे पहले, अरे अनिल जी चुप रहिए, बहुत हो गया। सैनी साहब प्लीज उनको बोलने दें, ये तरीका नहीं हो सकता है ना डिबेट का। क्या उनको आवाज दी जा रही है हमारी, वो क्यों लगातार बोल रहे हैं? प्लीज सैनी साहब, स्काइप से दोनों लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बीच में बोलेंगे, आवाज नहीं जाएगी। बोलिए राजीव रंजन जी, वो बहुत सारे सवाल खड़े देखिए चित्रा जी, जब भी कोई घटना घटेगी उसकी बेशर्मी के साथ उसके सफाई में कुछ भी कहना उचित नहीं होता, लेकिन जो घटना घटी है, अगर इस घटना के जवाबदेह तत्वों की गिरफ्तारी में भी कोई सही रणनीति का इस्तेमाल नहीं हो, कहीं कोई मंशा में कोई गड़बड़ी हो, कहीं दोषपूर्ण रणनीति का लाभ अपराधियों को मिलने जा रहा हो, हम तो ये कहते हैं कि इसे हल करके, कुछ घंटों का मामला है, इसका समाधान बहुत जल्द आपके सामने होगा, देश के सामने होगा, और एक तार्किक परिणति पर न केवल उद्भेदन, इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय तक इस पूरे मसले को हम लोग लेकर के जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन हर मसले पर सियासत करना, इसीलिए बिहार की जनता ने बार बार आपको ठुकराया और तमाम चीजों को देखते हुए बार बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चाहे वो जिस गठबंधन की भी उन्होंने अगुवाई की, बिहार की जनता ने आंख मूंद कर उन पर भरोसा किया, इसलिए कि उनकी नीयत में खोट नहीं है। उन्होंने कभी आपराधिक गिरोहों को कभी प्रश्रय देने का काम नहीं किया, संगठित अपराध को बढ़ावा नहीं दिया, राजनीतिक हितों के लिए किसी तरह के क्षुद्र स्वार्थी जो संगठन है उनके साथ कोई सहयोग उनका लेना सही नहीं समझा, इसीलिए उनकी पहचान भीड़ में और नेताओं तो वो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं प्रदेश में आतंक राज स्थापित हो गया है। जल्दी से एक लाइन में देखिए, मैं नहीं मानता हूं इसे आतंक राज का नाम नहीं दिया जाए। हम सब जरूर आहत हैं, मर्माहत हैं। इस घटना की तह तक पुलिस पहुंच गई है, घटना का उद्भेदन बहुत जल्द होने जा रहा है, अपराधी गिरफ्तार होंगे, हमारी जवाबदेही है, जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया और निसंदेह जनता को हम बार बार आशीर्वाद इसीलिए मिलता है ना, ताकि क्राइम को रोका जा सके। लेकिन क्राइम अगर हर रोज अखबार की सुर्खियां बनते रहेंगे राजीव रंजन जी, तो पूछा जाएगा कि सरकार का इकबाल उस तरह से दिखाई क्यों नहीं देता है। ये अलग बात हो सकती है कि सरकार प्रश्रय नहीं देती है, सरकार लगातार रोकने के लिए काम करती है, एसआईटी का गठन कर दिया गया, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती क्यों हैं? अपराधियों के भीतर आखिर उस तरह का डर क्यों नहीं रहता? एक इकबाल होता है ना सरकार का, अपराधियों को थर थर कांपना चाहिए, वो तस्वीर क्यों नहीं बिहार से निकलकर सामने आती है? यही तो सवाल है। अभियानंद जी, सीधे आपके पास आते हुए, कितनी फिल्में बन चुकी हैं बिहार पुलिस के ऊपर, लेकिन जब क्राइम की बात होती है तो हालात जस के तस क्यों नजर आते हैं? एसआईटी का गठन, सरकारें बदलती चली जाती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अपराध की स्थिति में कोई सुधार नहीं। अभियानंद जी, अपराध को कैसे रोका जाए, इसके हर वरीय पुलिस पदाधिकारी की अपनी सोच होती है, और वैसी मेरी भी एक सोच है। मैंने हमेशा ये देखा है कि पुलिस के पास जो उनकी बंदूक और उनके लाठी में जो ताकत होती है, अगर उसके माध्यम से अपराध रोकने की कोशिश की जाएगी तो सफलता मिलने की संभावना या तो क्षीण होगी या बहुत अल्प अवधि के लिए होती है। अगर लंबे समय तक आपको इसका लाना है, इकबाल जिसको आप कह रहे हैं, वो आता है कानूनी तरीके से। हमें भी जब ये दायित्व दिया गया था, जिसको आप लोग फर्स्ट फेज बोलते हैं, 2005-6 के बिगिनिंग से, 2006 के बिगिनिंग से, मैंने तो स्वेच्छा से डीजीपी के पद को त्याग लिया था, कि कह करके बताया था कि अब मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं नहीं करना चाहता। तो आपके ऊपर राजनीतिक दबाव था अभियानंद जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरे ऊपर कोई राजनीतिक दबाव नहीं था, किसी के पास ये नहीं है कि वो दबाव डाल सकता है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लग जाएगा कि परिस्थिति ऐसी है कि मैं फंक्शन नहीं कर पाऊंगा, जो मुझे लगा था, तो मैंने कहा कि अब छोड़ दीजिए, मैं होमगार्ड में चला जाता हूँ और 5-6 महीने के बाद रिटायर कर जाऊँ। फिर वो एक अलग इशू है। इशू ये था कि जब कहा गया कि आप इसको ठीक कीजिए, तो जनरल परसेप्शन है, जितने भी लोग
पॉलिटिकली पावर में आते हैं, उनका लगता है कि पुलिस के पास एक शक्ति है, वो और है भी, देखने में भी लगता है, क्योंकि उसके पास ऐसे ऐसे वेपन है। आप विश्वास करेंगे 9mm मोटर है पुलिस के पास। तो हम किस पर मोटर चलाएं? हम कोई बॉर्डर पर क्राइम, बॉर्डर पर लड़ रहे हैं दुश्मन देश के साथ, जहाँ 9mm मोटर की जरूरत होगी। बिल्कुल। लाठी ऐसा है कि अगर एक लाठी लग जाए ढंग से तो आदमी जिंदगी भर परेशान रहता है। बिहार की भाषा में बोलते हैं पुरवैया चला तो देह में दर्द होने लगेगा। तो ये इनकैपेसिटेटेड होने लगता है आदमी। वाई शुड वी डू इट? इनकैपेसिटेट करने के लिए वो लॉ है। अगर मेरे पास बुद्धि हो गया, हम IPS अपनी फिजिकल ताकत के लिए नहीं हुए। IPS मैं फिजिकल ताकत के लिए नहीं हुआ था, मैं IPS हुआ था क्योंकि मेरे पास कुछ था यहाँ जो मैं सोच सकता था कि ये परेशानी क्यों हो रही है। Everyone must develop a model। मैं आपके पास लौट रही हूँ सर। एक बड़ी खबर आ रही है, दरभंगा हत्याकांड के बाद तेजस्वी यादव का ट्वीट सामने आया है। आपको बताते चले कि लगातार एक के बाद एक कई घटनाओं का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव की ओर से ट्वीट किया गया है और उनकी ओर से लिखा गया है, बिहार में बीते 4-5 दिनों में गोली मार की जाने वाली हत्याओं की छोटी सी सूची। बिहार में सत्ता संरक्षित अपराधी जब चाहें, जैसा चाहें, जिसे चाहें, कहीं भी, कभी भी, किसी भी कोने में गोली मार सकते हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इस आतंकराज को ही मंगलराज की मनभावन संज्ञा से अलंकृत करते हैं और उसके बाद चाहे वो पटना हो, मुंगेर हो, सिवान हो, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, मुजफ्फरपुर, दानापुर, पटना, हाजीपुर, मधेपुरा, पटना, अररिया, बांका, बेगूसराय, मधुबनी, सहरसा, सिवान, बेतिया, नवादा, जमुई, इन तमाम जगहों की जहां पर कुछ जो घटनाएं हुई हैं उसका जिक्र यहां पर उन्होंने एक लाइन में किया है। अजय आलोक जी वो दिखा भी रहे हैं हम टीवी स्क्रीन पर। लंबी फहरिस्त उन्होंने डाल दी है बिहार में अपराध की। देखिए, तेजस्वी यादव बिल्कुल स्वतंत्र है इस लंबी फहरिस्त को डालने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल क्राइम रिकॉर्डेड है, ये क्राइम कहीं छुपाया हुआ नहीं है। और जरा ये भी लिस्ट डाल देते कि इन सब क्राइम में एक्शन टेकन कितना हुआ, तब इसकी कुछ मानगी होती। क्योंकि किसी भी स्टेट का, किसी भी जगह का क्राइम डेटा निकालिएगा पिछले 1 साल का तो इससे ज्यादा ही निकलेगा। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, बड़ा कम डाला उन्होंने 14 करोड़ में। जरा अपने राज्य के भी निकाल के देते जब ये सत्ता में थे। सवाल यह है कि सत्ता संरक्षित अपराध कौन करवाता है? सरकारें उसके लिए दोषी होती हैं। सरकार तब दोषी होती है जब अपराधियों पे आप कार्रवाई नहीं करते हैं, तब उनके हौसले बुलंद होते हैं। जब अपराधियों, जैसे अभयानंद जी कह रहे थे कि अपराधियों पे समुचित कार्रवाई और स्पीडी ट्रायल होगा तो निश्चित ही अपराध का मनोबल टूटेगा। और राज्य सरकार इसी लाइन पे काम भी कर रही है कि हम उनका मनोबल भी तोड़ेंगे, उनका हौसला भी तोड़ेंगे। और हम वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। 41 अलग अलग हिस्सों की सूची डालकर राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं तेजस्वी यादव, ये कहते हुए कि सुशासन राज में आ गया है जंगल राज। लेकिन आज की घटना यकीनन बेहद दर्दनाक है। इस पूरे मामले में सच क्या है, अपराधी कब पकड़े जाएंगे और ये जो स्थिति लगातार बढ़ते हुए अपराध की बिहार में बन रही है उस पर कब लगेगी लगाम, इस पर रहेगी आज तक की नजर।